चैप्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। इसमें हम भाषा के रिगार्डिंग बात करेंगे और व्याकरण की आज से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं भाषा के विविध रूप। उसमें हम पहले पढ़ते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उसे बोली कहते हैं। मतलब जो क्षेत्र विशेष में जिस माध्यम से व्यक्ति बातचीत करते हैं एक विशेष क्षेत्र विशेष में, ठीक है, उसे बोली कहते हैं। जैसे बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी व अवधी बोली। अब उपबोली क्या होती है? उपबोली बोली की सब होती है, मतलब बोली की एक शाखा होती है उपबोली। जैसे उपबोली क्या होती है? एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर उपबोली का निर्माण करती है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने अभी बताया है ये बोली, ठीक है, ये 2 3 4 बोली मिल जाएगी तो ये उपबोली का निर्माण करेगी। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय बोलियों की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र विशेष की बोलियों की बात की जा रही है। क्षेत्र विशेष में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो तो बोली होती है, लेकिन जैसे कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें इस स्थान पे अलग बोली, ठीक है, इस स्थान पे अलग बोली, इस स्थान पे अलग बोली, इस स्थान पे अलग बोली, ठीक है। तो इन स्थानीय बोलियों को मिलाकर एक बोली का रूप दे दिया जाता है, तो उसे उपबोली कहते हैं, ठीक है। उपबोली कहते हैं। जैसे अवधी में पश्चिमी जौनपुर की बनोदी उपबोली। तो आपको कुल मिला के ये उपबोली क्या होती है तो वो क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ा सा क्षेत्र है जो मैंने बनाया, इसमें छोटे छोटे ये स्थानीय बोलियां हैं, ठीक है। तो इन स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उपबोली का निर्माण करती है। और बात की जाए इस कंप्लीट क्षेत्र की बोली की, ठीक है, जब इस क्षेत्र के रिगार्डिंग बात की जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र की बोली को बोली कहा जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि उपबोली क्या होती है। उपबोली स्थानीय बोलियों का सम्मिलित रूप होती है। और बोली क्या होती है? जब ये उपबोलियां, जैसे कि ये 4 स्थानीय बोलियां मिलके एक उपबोली हो गई, फिर यहाँ पे 4 अन्य स्थानीय बोलियां मिलके फिर अन्य उपबोली हो गई, तो इन सभी उपबोलियों को मिलाकर एक बोली बनती है, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष के रिगार्डिंग बात होती है तो वहां पर बोली आएगी। स्थान विशेष के रिगार्डिंग बात होती है और स्थान विशेष की बोलियों को मिलाकर बोली की बात होती है तो उसे उपबोली कहते हैं। आगे चलते हैं उपभाषा। एकाधिक। अब यहाँ पर उपभाषा का संपर्क किससे साधा जा रहा है? इससे। जब एकाधिक बोलियां, मतलब ये वाली बोली, एकाधिक मतलब एक से अधिक बोलियां मिलकर क्या करती है? उपभाषा का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इसकी एक विशेष बोली हो गई। इस तरीके से ये एक क्षेत्र है, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। इस तरीके से इनकी चारों की ये क्षेत्र है, ठीक है। तो चारों की अलग अलग बोलियां हो गई। जब हम इन चारों को मिला देंगे तो एक उपभाषा का निर्माण होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि उपभाषा क्या होती है। अर्थात जब किसी बोली में साहित्य की रचना हो जाती तो उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो सीधी बात तो क्या है कि जब दो या दो से अधिक बोलियां मिल जाती है या एकाधिक बोलियां मिल जाती है, ठीक है, तो उससे उपभाषा का निर्माण होता है। अन्यथा यह भी याद कर सकते हैं कि जब बोली में साहित्य की रचना तभी होगी जब वह एक विशेष, मतलब विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी, मतलब मिक्स रूप से बोली जाएगी। मिक्स रूप से बोलने का मतलब कि भाई सभी लोग उससे परिचित होंगे, मतलब एक मानक स्तर पर उसका उपयोग होने लगेगा। तो कुल मिला के आपको उपभाषा की केवल एक ही डेफिनेशन ये याद रखनी है कि एकाधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है। अब बात करते हैं भाषा की। तो एकाधिक उपभाषाएं मिलकर, एक से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर एक हो जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पे उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, पश्चिमी पूर्वी को, तो हिंदी बन जाएगी। और ये हिंदी क्या होगी? उपभाषा प्लस उपभाषा भाषा बन जाएगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी आदि सम्मिलित की जाती है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। दो या दो से अधिक उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है। तो ये चारों चीजें तो आपको क्लियर करनी है, तो बेसिक है। अब चलते हैं जहाँ पे फोकस करना है, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? एक तो होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, दोनों अलग अलग है। राजभाषा क्या होती है? किसी राज्य विशेष में सरकारी कामकाज हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं।
जैसे गुजरात राज्य है तो उसमें कामकाज हेतु सरकारी गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी, असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला, तो वो उनकी राजभाषा हो गई, ठीक है। और लेकिन हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब हमारे देश में जो भी कामकाज होता है सरकारी, हमारे यहाँ पे संपूर्ण देश की बात की जा रही है, संपूर्ण देश में जो भी कामकाज होता है सरकारी वो हिंदी में होता है, इसलिए हिंदी राजभाषा है, ठीक है, न कि राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा क्या होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई गुजरात की गुजराती है, तो यहाँ पे केवल गुजरात की बात की जा रही है, तो गुजरात में गुजराती उसकी राजभाषा होगी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, संपूर्ण देश की बात की जाए, तो वहाँ पे जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, ठीक है। राष्ट्रभाषा, अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है अभी पता चल जाएगा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयोग होने वाली भाषा, सार्वजनिक रूप से प्रयोग होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, अर्थात राष्ट्र के फोकस करना है, राष्ट्र के अधिकांश भाग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। मतलब लगभग 3/4, एक जो मतलब यानी कि एक हिस्सा हम एक देश को मान लेते हैं तो उसका 3/4 जनसंख्या किसी भाषा को बोलती है तो उसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई है कि भाई लगभग 75% लोग हिंदी को बोलते हो, ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। इसकी वजह से हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी भाषा हमारे देश में 3/4 के आंकड़े को नहीं छूती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है। अब मातृभाषा, माता के मुख से बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है, अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग घर परिवार या समाज में किया जाता है। तो कुल मिला के मातृभाषा क्या होगी? जो बालक अपने घर परिवार और समाज से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। राजनयिक भाषा, ये पहली बार सुना होगा ये नाम, राजनयिक भाषा। राजनयिक, जैसे कि राजदूत, राजदूतों के जो ऑफिस होते हैं हमारे हमारे देश में, जैसे कि फ्रांस रहा, जापान रहा, अन्य जितने भी देश हैं उनके राजदूत बैठते हैं, ठीक है, तो उनके ऑफिस होते हैं। इसके अलावा उन्हीं उन देशों में हमारे भी राजदूत बैठते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनके बीच में जो वार्तालाप मतलब यानी जो भी पत्राचार होता है, जो भी बातचीत होती है, ठीक है, तो जो भाषा एक देश से दूसरे देश के मध्य राजनयिक या पत्र व्यवहार हेतु प्रयुक्त की जाती है, राजनयिक भाषा कहलाती है। मतलब एक देश से दूसरे देश के जो राजदूत होते हैं वो आपस में जिस पत्राचार या जिस भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड भाषा होती है, उससे राजनयिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक देश में अन्य दूसरे देश के राजदूत उपस्थित होते हैं, और हमारे देश के भी अन्य दूसरे देश में राजदूत उपस्थित होते हैं। तो उनके बीच में जो वार्तालाप या पत्राचार मतलब यानी कि जो सरकारी कामकाज हेतु, ठीक है, जो भी औपचारिक प्रक्रिया होती है उनको जिस भाषा में कंप्लीट किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं, ठीक है। राजनयिक भाषा अत्यंत शिष्ट होती है और औपचारिक होती है, क्योंकि ये देश और देश की बात है, न कि एक देश की, ठीक है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हो गया भाषा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट। हमने शुरुआत में चर्चा की थी यहाँ पे कि भाषा की चर्चा करेंगे और व्याकरण का सामान्य परिचय देखेंगे, तो भाषा का कंप्लीट हो गया हमारा। व्याकरण का सामान्य परिचय देख लेते हैं, ठीक है। व्याकरण व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से मिलके बना है। यहाँ पे कोई भी शब्द होता है, मूल शब्द, उसके आगे जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, वी भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, ठीक है, करण मूल शब्द है। तो वी और आ उपसर्ग मिलते हैं करण में तो व्याकरण बनता है, और व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, देखो उच्चारण तो सभी जानते हैं, लेखन जानते हैं, प्रयोग जानते हैं, लेकिन व्याकरण का मतलब क्या है? जब उसी चीज का हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध लेखन करते हैं, शुद्ध प्रयोग करते हैं, तो ये सब चीजें शुद्ध शुद्ध रूप में कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है हमको, कि व्याकरण के जरिए ही इन सभी चीजों को शुद्ध रूप में उच्चारण, लेखन और प्रयोग करना सीखा जाता है। तो ये तो हो गई व्याकरण का बेसिक। अब चलते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण को किस तरीके से पढ़ेंगे? हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो भाई किन किन पार्टों में पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण में टोटल 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
ठीक है, तो ये अपने आप में, जैसे कि आप पढ़ते होंगे तत्सम तद्भव न जाने कितनी चीजें, हिंदी व्याकरण मतलब इतनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उन सभी को समेट दिया जाए तो ये केवल 3 टॉपिकों में कंप्लीट हो जाएगी हिंदी व्याकरण। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? वर्ण विचार है, ठीक है, वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है। तो कल के वीडियो में हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम शब्द विचार स्टार्ट करेंगे। वर्ण विचार लगभग कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अपना जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पुट करें। धन्यवाद।